मैं आपको एस्टिग्मेटिज्म बता रही थी और मैंने इसमें आपको कहा था कि मैं आपको टाइप्स बताती हूँ रेगुलर वाले की, जिसमें मैंने आपको उसकी मेजर जो टाइप से डिपेंडिंग अपॉन के कितना मेरिडियन हिला हुआ मैंने आपको बता दी थी, विद द रूल, अगेंस्ट द रूल एंड ऑब्लिक, और उसकी मोटी मोटी करेक्शन भी, ठीक है। अच्छा, दूसरी अब हमारे पास जो इसकी रेगुलर वाले की एक्चुअली में टाइप्स लाइक हमने क्लासीफाई किया हुआ डिपेंडिंग अपॉन के पिक्चर हमारी फोकस कहाँ पर आ रहा है, लाइक आपकी जो दोनों जाहिर है फोकस रेटिना पे एक जगह पे तो नहीं होता, तो कहाँ कहाँ पर फोकस होता है। तो जो सिंपल रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म होता है उसमें क्या होता है, उसमें सबसे पहली हमारे पास सिंपल रेगुलर में टाइप होती है सिंपल मायोपिक, ठीक है। सिंपल मायोपिक में हो ये रहा है कि हमारे पास जो एक लाइट रेज आ रही हैं, मतलब जो लाइट रेज आ रही हैं उनमें से कुछ फोकस हो रही हैं ऑन द रेटिना और कुछ फोकस होती हैं जो दूसरा फोकल पॉइंट बनता है। आपको पता है ना मायोपिया में क्या होता है कि लाइट रेज फोकस होती हैं इन फ्रंट ऑफ रेटिना। तो इसमें यही होता है कि हमारे पास इस तरह का कर्वेचर हुआ हुआ है कॉर्निया का और लेंस का कि कुछ लाइट रेज रेटिना पे फोकस हो रही है और कुछ इन फ्रंट ऑफ रेटिना यहाँ पर फोकस हो रही है, ठीक है। तो हमारे पास एक ये फोकल पॉइंट बनता है और एक ये फोकल पॉइंट बनता है। और आपने एक बात याद रखनी है कि एस्टिग्मेटिज्म में जो भी दो फोकल पॉइंट्स होते हैं उनके दरमियान के डिस्टेंस को हम कहते हैं स्ट्यूरम्स कोनोइड। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट वाइवा एमसीक्यू एससीक्यू क्वेश्चन है। स्ट्यूरम्स कोनोइड कहते हैं हम उसको, ठीक है जी। इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू फोकल पॉइंट्स, ये वाला। अच्छा, तो हमारे पास जो सिंपल भी पहली टाइप थी सिंपल मायोपिक, उसमें ये हो गया। फिर इसी तरह इसकी जो दूसरी टाइप होगी डेफिनेटली वो सिंपल हाइपरमेट्रोपिक या सिंपल हाइपरोपिक होगी। उसमें क्या होगा कि एक फोकल पॉइंट यहाँ पर होगा और दूसरा फोकल पॉइंट होगा बिहाइंड द रेटिना, ठीक है। ये खुद ही अंडरस्टैंडेबल सी बात है क्योंकि नाम ही उसका सिंपल हाइपरमेट्रोपिक है, तो एक होगा यहाँ पर और दूसरा फोकल पॉइंट बिहाइंड रेटिना इधर हो जाएगा। अच्छा, फिर इसकी जो सिंपल एस्टिग्मेटिज्म की ये दो टाइप्स होगी। फिर हमारे पास अगली चीज होती है कंपाउंड एस्टिग्मेटिज्म। कंपाउंड एस्टिग्मेटिज्म का मतलब है जिसमें हमारे पास दोनों मेरिडियंस जो है वो रेटिना पे फोकस नहीं होंगे, मतलब दोनों जो फोकल पॉइंट्स बन रहे हैं वो रेटिना पे नहीं होंगे। फिर कंपाउंड की भी जो पहली टाइप होती है वो कंपाउंड मायोपिक है। कंपाउंड मायोपिक में क्या होता है कि दोनों के दोनों इन फ्रंट ऑफ रेटिना फोकस होंगे लेकिन डिफरेंट पोजीशंस पे। सपोज ये कि पहला जो है वो इन फ्रंट ऑफ रेटिना यहाँ पर आके फोकस हुआ है और दूसरा इन फ्रंट ऑफ रेटिना यहाँ पर आके फोकस हुआ है, ठीक है। लेकिन दोनों इन फ्रंट ऑफ रेटिना होंगे, इसे हम कहते हैं कंपाउंड मायोपिक। और फिर हमारे पास दूसरी होती है कंपाउंड हाइपरमेट्रोपिक। उसमें दोनों के दोनों बिहाइंड द रेटिना होंगे लेकिन डिफरेंट पॉइंट्स पे, एक यहाँ होगा और दूसरा यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, दोनों बिहाइंड द रेटिना। और फिर हमारे पास जो तीसरी ही टाइप हमारे पास रेगुलर की दैट इज मिक्स टाइप। मिक्स टाइप में क्या होता है कि हमारा हाइपरमेट्रोपिया भी प्रेजेंट है और मायोपिया भी प्रेजेंट है। तो इसमें एक जो होगा फोकल पॉइंट इन फ्रंट ऑफ रेटिना होगा और दूसरा फोकल पॉइंट हमारे पास बिहाइंड रेटिना होगा, जिस तरह ये एक फ्रंट और एक बिहाइंड। तो इसमें मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया मिक्स्ड होता है, ठीक है। तो ये तीन टाइप्स हो गई हैं हमारी मेजर। फिर हमारा अगली जो दूसरी टाइप थी इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म। इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म में मैंने कहा था कि इसमें क्या होता है कि इतनी इरेगुलरिटी हो चुकी होती है मेरिडिया में। जिस तरह मैंने आपको रेगुलर में तो बताई थी ना कि बहुत रेगुलरली वो अपने आप को उनने चेंज किया होता है, डिग्रीज का हिसाब किताब होता है। इरेगुलर में इतनी इरेगुलरिटी होती है मेरिडियाज में कि कोई दो से भी कई ज्यादा फोकल पॉइंट्स बने हुए होते हैं और उनको भी कोई समझ में नहीं आता कि कहाँ पर फोकस होता है। इस वजह से इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म के केस में कोई इमेज बन ही नहीं पाती। देखिए अब रेगुलर में तो हमें समझ आ रही है ना कि अगर एक फोकल पॉइंट आगे है और एक पीछे है या एक रेटिना से आगे और एक रेटिना पे है तो ब्लर्ड विजन होगी, ब्लर्ड इमेज आएगी। लेकिन इरेगुलर के केस में हमें कोई इमेज नहीं समझ में आती, बहुत ही हैज़र्ड सी पिक्चर होती है। मल्टीपल फोकल पॉइंट्स होते हैं। सपोज अगर ये मेरी आई बॉल है तो हो सकता है कि यहाँ भी हो फोकल पॉइंट, यहाँ भी हो, उसके बाद यहाँ भी हो, यहाँ भी हो, यहाँ भी मल्टीपल फोकल पॉइंट्स होते हैं, कोई पता नहीं होता। ये आपको होता है इरेगुलर टाइप, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आती है अगली चीज के कॉज क्या है, इटियोलॉजी क्या है एस्टिग्मेटिज्म की। तो कॉजेज डेफिनेटली यही होते हैं कि मैंने अभी आपको बताया, या तो कर्वेचर ऑफ कॉर्निया में प्रॉब्लम होगी या कर्वेचर ऑफ रेटिना में प्रॉब्लम होगी, यही चीजें हो सकती हैं। या फिर ये हो सकता है कि लेंस जो है, एक तो कॉर्निया अपनी जगह पे है लेकिन लेंस अगर यहाँ पर हो गया तो जाहिर सी बात है कि लेंस का जो लाइट रेज आ रही हैं उनको ये तो नॉर्मल कर्वेचर मिल रहा है लेकिन लेंस का नॉर्मल कर्वेचर नहीं मिल रहा बल्कि अजीब सी सरफेस आ गई आगे, ठीक है। तो इस वजह से ये भी हो सकता है। और आखिरी बात, कर्वेचर सब कुछ ठीक है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स में मसला हो गया और बड़ा अजीब गरीब सा मसला हो गया कि वो किसी एक मैनर में नहीं है बल्कि सब कुछ आगे पीछे सा हो गया, ठीक है। आपको पता है ना जिस तरह हमारे मेयोपिया हाइपरमेट्रोपिया में हम कहते थे कि सब कुछ होता था तो रेगुलर फॉर्म में था, इसमें कुछ भी रेगुलर नहीं होगा। क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं पेशेंट्स के? ओके, तो क्लिनिकल फीचर्स आपको जो नजर आएंगे सबसे पहले तो ऑफ कोर्स सी बात है डिक्रीज्ड विजन होगा।
ब्लर्ड विजन होगा, ये तो आपको बहुत अंडरस्टैंडेबल सी बातें हैं। उसके बाद जाहिर है कि वो अपनी आंख पे फोकस कर करके स्ट्रेन डाल डाल के, मैंने आपको कहा था एक लफ्ज़ आपने याद रखना है, एस्थेनोपिया। एस्थेनोपिक सिम्टम्स का मतलब है जो आई स्ट्रेन सिम्टम्स होते हैं, मुसलसल कोशिश कर करके एकोमोडेट कर करके आई पे स्ट्रेन पड़ने की वजह से दर्द शुरू हो जाता है, दैट इज एस्थेनोपिक सिम्टम। फिर आपको पता है कि आपने देखा जिनकी नज़र कमज़ोर होती है, स्पेशली इस किस्म के लोग जिनसे फोकस एकोमोडेशन के बाद भी नहीं हो रहा होता, वो ऐसे हल्का सा ना अपनी आंखों को थोड़ा सा हाफ क्लोज सा करते हैं। हाफ क्लोज से मुराद है सारी की सारी आंखों ना ऐसे बिल्कुल छोटा सा करते हैं और टनल विजन के तौर पे वो देखने की कोशिश करते हैं, लाइक पिन होल इफेक्ट। वो अपनी आंखों को ऐसे की बजाय ना यूं ऐसे छोटा सा बनाते हैं सारी आईलिड्स को क्लोज करके, ताकि वो फोकस कर सके। पिन होल इफेक्ट कहते हैं उसको। तो वो भी करने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें नज़र बेहतर आए। इस तरह से होता ये कि आपको बाकी सारा विजन आपको आसपास का नहीं नजर आता, जो चीज़ आप देखना चाहते हैं वो फोकस हो जाती है। अच्छा, फंडस एग्जामिनेशन आप करेंगे तो हो सकता है आपको ओवल अपीयरेंस ऑफ ऑप्टिक डिस्क नजर आए, ये भी आपकी एकोमोडेटिव एफर्ट्स की वजह से होगा। और एम्बलायोपिया यानी लेजी आई बॉल मूवमेंट्स, वो भी आपकी प्रेजेंट हो सकती हैं। डायग्नोसिस किस पे होता है आपका, इस पे डिपेंड करता है। रेटिनोस्कोपी आप कहते हैं यानी फंडोस्कोपी जिसे कहते हैं। उसके साथ आपने करनी होती है केरेटोमेट्री। केरेटोमेट्री ये है, हमारे पास एक बड़ा सा इंस्ट्रूमेंट होता है, इट इज़ बेसिकली यूज टू चेक द जो आपका कर्वेचर ऑफ कॉर्निया है, कि कॉर्निया का कर्वेचर क्या है उससे हम चेक कर सकते हैं। ये बड़ा सा एक इंस्ट्रूमेंट होता है, केरेटोमेट्री इस प्रोसेस को कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक और अब नया प्रोसेस आ गया केरेटोमेट्री से अच्छा, दैट इज कॉर्नियल टोपोग्राफी। कॉर्नियल टोपोग्राफी में हमें कॉर्निया की शेप का ही अंदाजा होता है, लेकिन इसमें ये तो एक केरेटोमेट्री ना मतलब बड़ा सा इंस्ट्रूमेंट है, इसके बड़े जरा इसको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। कॉर्नियल टोपोग्राफी का आसान तरीका है टू चेक द कर्वेचर ऑफ कॉर्निया। और उसके बाद हम एस्टिग्मेटिक फैन टेस्ट। एस्टिग्मेटिक फैन टेस्ट इज अ टेस्ट जिसमें हम करते हैं कि एक फैन शेप पिक्चर होती है, आप समझे उसको, उसमें फैन शेप से मुराद ये कि आपकी सारी की सारी ऐसे लाइंस ड्रॉन होती हैं, ठीक है, इन आ सर्कल, ये विद इन सब में स्पेसिंग होती है 10 डिग्रीज की। उसके बाद आपके पास इनके दरमियान में ऐसे एक वी शेप स्ट्रक्चर होता है, और नीचे इसके ना दो ब्लॉक्स होते हैं जिनमें से एक ऐसी डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में होता है। ठीक है, दो ब्लॉक्स से बने हुए होते हैं, तो रफ सा बनाया ना मैंने। और इसमें हमने क्या करना होता है, ये जो फैन है ना, इसमें हर किसी में लाइन में 10 डिग्रीज का फासला होता है। ये इसलिए बनाया होता है ताकि हम चेक कर सके कि कौन से एक्सिस पे यानी कौन सी जगह पे हमारे पास जो है वो मसला कर्व में आ रहा है। ठीक है, तो ताकि हम करेक्टिंग जो लेंस डालेंगे, जो हम सिलेंड्रिकल लेंस डालेंगे, उनका एक्सेस हमें पता चले। फिर जो वी शेप्ड स्ट्रक्चर है बीच में, ये भी हमें यही बताता है, ये कंफर्म करता है इस बात को कि हमारा कौन सा एक्सेस ऑफ सिलेंड्रिकल लेंस यूज होगा फॉर द करेक्शन। बिकॉज आपको पता है सिलेंड्रिकल लेंस ना ऐसे होता है, ऐसे हमारे पास सिलेंडर होता है ना, ये चीज़ होती है हमारी सिलेंडर। ठीक है, ऐसे करके होता है सिलेंडर। सिलेंडर में से अगर हम एक पोर्शन को काट लें जब हमें ज़रूरत है, तो उससे जो लेंस बनते हैं उसे सिलेंड्रिकल लेंस कहते हैं, जिनकी अपेयरेंस ना ऐसे करके कुछ होती है, यूं करके, और वो किसी एक तरफ से ऐसे कर्व्ड से होंगे, हल्के से ना यूं करके कुछ बने हुए होते हैं। तो अब हमें चेक करना होता है कि कौन सा सिलेंड्रिकल लेंस का एक्सिस, सेंट्रल पॉइंट को कहते हैं सिलेंडर के, और उसके गिर्द ये पूरा सिलेंडर रोटेट कर रहा है। अब हमने इसमें से कोई एक पोर्शन कट करना है, कौन सा पोर्शन कट करना है वो हमें स्टिग्मेटिक फैन टेस्ट बताता है। ठीक है, जो इसका वी होता है ना हमारे पास, वो ये कंफर्म करता है कि कौन सा एक्सेस चाहिए। ये टेस्ट परफॉर्म करने का पूरा एक तरीका होता है, लंबी बात है, आप बस इतना याद रख लें कि इसकी मैंने आपको ये भी ज़्यादा बता दी, ज़रूरत से ज़्यादा, आपको नाम भी काफ़ी था। और ये जो ब्लॉक्स होते हैं ये हमें ये बताते हैं कि आइदर दिस सिलेंड्रिकल लेंस जो हम डाल रहे हैं इज इट फाइन और नॉट, लाइक इस सारे को ना हम रोटेट करते हैं पेशेंट के सामने, ये पूरा 180 डिग्रीज पे रोटेट हो जाता है, और फिर इस तरह से हम पेशेंट की आईसाइट असेस करते हैं। नाम भी याद रखना आपके लिए काफ़ी है इसका। अच्छा, ये तो डायग्नोसिस हो गया। ट्रीटमेंट क्या करना है, ट्रीटमेंट में नॉन सर्जिकल में मैंने अभी आपको बता दिया कि हमें सिलेंड्रिकल लेंस देने होते हैं, या तो खाली सिलेंड्रिकल लेंस देते हैं या फिर हम स्फेरो सिलेंड्रिकल लेंस देते हैं। खाली सिलेंड्रिकल लेंस जो है वो सिंपल एस्टिग्मेटिज्म को करेक्ट करते हैं, लेकिन जो हमारे स्फेरो सिलेंड्रिकल होते हैं जिनमें स्फेरिकल कंपोनेंट भी इन्वॉल्व होता है, यानी वो कन्वेक्स या कनकेव भी होंगे और सिलेंड्रिकल भी होंगे, वो आपकी कंपाउंड और मिक्स टाइप ऑफ एस्टिग्मेटिज्म को करेक्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो हार्ड कॉन्टैक्ट लेंस एक होते हैं जो कि रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म के लिए होते हैं, लेकिन बहरहाल आपकी ज़्यादातर जो है वो चलते हैं वो स्फेरो सिलेंड्रिकल होते हैं। ठीक है, स्फेरो सिलेंड्रिकल में आपका स्फेरिकल भी कंपोनेंट कवर हो जाता है, यानी कन्वेक्शन कनकेव वाला, और सिलेंड्रिकल भी हो जाते हैं, तो सिलेंडर का पार्ट ही होते हैं वो बेसिकली। सर्जिकल ट्रीटमेंट हम इस तरह से कर लेते हैं कि वही एस्टिग्मेटिक केराटोटमी पहला प्रोसीजर, उसमें हमने क्या करना है कि हमने अगर कॉर्निया में मसला है तो हमने कॉर्निया में मल्टीपल इंसिजन देने हैं,
ताकि वो रिलैक्स हो जाए जिस जिस जगह से वो कर्व्ड है ज़रूरत से ज़्यादा। सपोज करते हैं कि वो यहाँ से कर्व्ड है, ऐसे करके कॉर्निया की शेप है, तो यहाँ पर हम इंसिजन देंगे ताकि इसकी ये शेप जो है वो नॉर्मल रिलैक्सिंग पोजीशन में आके ऐसे बन जाए और एस्टिग्मेटिज्म बेहतर हो जाए। तो इस तरह के प्रोसीजर को हम कहते हैं एस्टिग्मेटिक केराटोटमी। फिर दूसरा तरीका होता है एक्स्ट्रा सूचर्स। अगर हमें किसी, सपोज करते हैं यही इसी तरह शेप ऑफ कॉर्निया थी ये करके, तो हम क्या करते हैं कि हम इसको एक्स्ट्रा यहाँ पर एक सूचर इस जगह पर लगा देते हैं इसके साथ इसको, ताकि इसकी जो शेप है वो प्लेन हो जाए, लाइक ऐसे करके एक नॉर्मल कर्व बन जाए। तो एक ये तरीका होता है। फिर हमारे पास होता है कि फोटो रिफ्रेक्टिव केराटेक्टमी, जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ इन मायोपिया भी। और फिर मैंने आपको मायोपिया में डिटेल में एक्सप्लेन की थी दो चीज़ें, लासिक और लासिक, ठीक है। लेज़र, ये वाला था लेज़र इन सीटू केराटोमिलियोसिस, और ये वाला था लेज़र इफेक्टिव आई गेस केराटोमिलियोसिस, मुझे खुद लेज़र एपिथेलियल केराटोमिलियोसिस था, हाँ। तो इस दोनों में डिफरेंस यही था, दोनों में करना हम नहीं होता कि कॉर्निया का कर्वेचर हमने लेज़र के थ्रू ठीक करना होता है। जो ये वाला प्रोसीजर है इसमें हम सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल डाल के उसके एपिथेलियम को कॉर्निया की थोड़ा सा लिफ्ट करते हैं और फिर हम नीचे से लेज़र से स्ट्रोमा को ठीक कर देते हैं। और लासिक में हम ये करते हैं कि हम पूरा एपिथेलियम कॉर्निया के ऊपर से रिमूव करते हैं, जैसे कैप रिमूव कर दी, ऊपर से लेज़र मार के उसके अंदर को ठीक किया और फिर कैप की तरह उसका एपिथेलियम ऊपर रख दिया। सो दिस इज ऑल अबाउट एस्टिग्मेटिज्म। कोई बात ना समझ आई यू कैन आस्क मी, दिस इज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, समझ आपको आना चाहिए। सो यू कैन आस्क मी, थैंक यू।